हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को एमआरएस अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करा रही थी, जो आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। उसमें जो अकाउंटेंट की वैकेंसी आई थी, तो जिसमें आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड जो है पोर्शन, उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करा रही थी। उसकी काफ़ी वीडियोज़ मैंने पहले भी अपलोड करी हैं, चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस वीडियो में भी रहेंगे, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस के लिए। इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। किसी संगठन में गुप्त संचय निम्नलिखित द्वारा बनाया जा सकता है। सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द फॉलोइंग। आपने सीक्रेट रिजर्व के बारे में पढ़ा होगा, ऑडिटिंग में भी पढ़ा होगा, अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि जो सीक्रेट रिजर्व होता है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्रिएट किया जा सकता है। Adding assets in the book which doesn't exist, charging excess depreciation on the fixed assets, undervaluing liabilities, purchasing assets। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो गुप्त संचय होता है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी अचल संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट होती है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है पर ईयर, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज करके उसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति एवं अपरिपक्व बिलों के लिए छूट का वर्गीकरण है। व्हाट विल बी द करेंट क्लासिफिकेशन फॉर गुडविल एंड बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड रेस्पेक्टिवली। इंटैंगिबल एसेट करंट लायबिलिटी, टैंगिबल एसेट करंट लायबिलिटी, टैंगिबल एसेट कंटीजेंट लायबिलिटी, इंटैंगिबल एसेट कंटीजेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एग्जैक्टली कि जो गुडविल है या फिर जो इस तरह के बिल्स होते हैं जो डिस्काउंटेड हैं बट मैच्योर नहीं है, उन बिलों को किसमें रखा जाता है या वो किस तरह की संपत्ति होते हैं या फिर दायित्व होते हैं। तो ख्याति तो आपको पता ही है एसेट है, लेकिन किस तरह की एसेट है, ये हो जाएगी इंटैंगिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति है। और जो बात आती है अपरिपक्व बिलों की, बिल डिस्काउंट की, तो वो आपकी लायबिलिटी है। ये तो क्लियर है आपको। किस तरह की लायबिलिटी है अब ये देखना है हमको। वो हो जाता है हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी, संभाव्य दायित्व है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। कंटीजेंट लायबिलिटी से अक्सर क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम, कोई भी कॉमर्स का जब आता है एग्जाम, तो कंटीजेंट लायबिलिटी से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गैर नगद लेन देन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज ए नॉन कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें ये माना जाएगा कि वो नकदी के तौर पर नहीं किया गया है या नगद रूप में नहीं किया गया है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, परचेजेस ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर कौन सा नकदी में नहीं होगा या नगद रूप में नहीं माना जाएगा लेन देन। तो जो पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन है या फिर जो रिडेम्पशन किया गया है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो वो तो नगद में ही किया जाता है। जब जो भी प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू होती है, जब उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको लौटाया जाता है एक टाइम के बाद, तो वो तो आपका नकदी में होता है। जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, तो डिबेंचर्स के लिए भी वही चीज है कि उसको भी रिडेम्पशन जब किया जाएगा नगद के तौर पे किया जाएगा। यहाँ पर परचेज ऑफ एसेट जो है, जब संपत्ति को खरीदा जा रहा है, क्रय किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में आपके नहीं कह रहा है कि उधार किया है, क्रेडिट पे किया है, तो उसको भी हम कैश पे ही मानेंगे। लेकिन जो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स है, यानी कि जब जो डिबेंचर्स है उनको अंशों में परिवर्तित किया गया है, तो वहां पर नकदी तौर पे नहीं किया गया है। कई बार रिडेम्पशन करने का एक ये भी तरीका होता है कि कन्वर्ट कर दिया जाता है जो डिबेंचर्स होते हैं उनको शेयर्स में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही साइड पर किसी भी तरह का नगद में लेन देन नहीं हो रहा, ना कैश इनफ्लो हो रहा है ना ही कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कि कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स जो है वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अचल संपत्ति का सकल बहिमूल्य है। ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट इज इट्स डैश, कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो एसेट्स होती हैं उनकी कई तरह के वैल्यूज होती हैं, कई तरह के मूल्य होते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट की हम ग्रॉस बुक वैल्यू की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर कौन सा मूल्य होगा। तो यहाँ पर या फिर आपने जो उसकी वैल्यू है उसमें से डिप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, या फिर जो हिस्टोरिकल यानी कि जितने एसेट पे जितना एक्चुअल में उस एसेट को जितने एक्चुअल में जिस वैल्यू पर हमने परचेज किया था, या फिर जो उसकी मार्केट में इस टाइम पर वैल्यू चल रही होगी, या फिर जो उसको बेचने से उसको सेल करने से
आपको मूल्य मिलेगा, जो प्राइस मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ग्रॉस बुक वैल्यू होती है वो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, यानी कि जिस प्राइस पर, जिस कॉस्ट पर, जिस वैल्यू पर हमने उसको परचेज किया था। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाव्य दायित्व दिखाए जाते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटीज अपेयर इन द। यहाँ पर आपको बताना है कि जो कंटीजेंट लायबिलिटीज संभाव्य दायित्व होते हैं उनको आप कहाँ पर दिखाते हैं या किस अकाउंट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट, चेयरमैन्स रिपोर्ट, शेयर होल्डर्स नोटिस, नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट। यहाँ पर जो संभाव्य दायित्व होते हैं, जो कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं, वो कहाँ पर दिखाई जाती हैं? ना तो आर्थिक चिट्ठी में यानी कि बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, ना ही रिपोर्ट में, ना ही किसी नोटिस में, बल्कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसके नीचे कुछ नोटिस दे रखा होता है, कुछ टिप्पणी के तौर पर चीजें दिखाई जाती हैं, वहां पर हम कंटीजेंट लायबिलिटीज के बारे में लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अच्छा, ये जो कंटीजेंट लायबिलिटीज है उसको बैलेंस शीट के नीचे दिखाया जाना, ये किस, जो आपको मैंने सिद्धांत प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि किस सिद्धांत, किस प्रिंसिपल, किस अजम्पशन में ये रहता है कि उसको नीचे दिखाना चाहिए बैलेंस शीट में। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि किस तरह का सिद्धांत, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत है या फिर जो आपका पूर्व प्रकटीकरण का सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत है जिसमें कि बैलेंस शीट के नीचे नोट्स के तौर पर हमें सारी सिचुएशंस को जो बिजनेस में है उसे क्लियर कर देना चाहिए, उसे टिप्पणी के तौर पर, नोट के तौर पर दिखाना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट किस नियम के अनुसार मेल खाना चाहिए, यानी कि तलपट के दोनों साइड जो है वो इक्वल आना चाहिए। ये कौन सा रूल है या किस नियम के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है या होना चाहिए? ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज टैली ड्यू टू द रूल ऑफ डैश। All transactions are transferred to the trial balance in the end. Every debit has a corresponding credit. Assets and liabilities are equal. Income and expenses have credit and debit balances. तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस है इसके दोनों साइड आपके इक्वल आना चाहिए। कैसे, क्यों? क्योंकि जो हम लोग जो एंट्री पढ़ रहे हैं या काम करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होने की वजह से जितने भी आपके डेबिट्स होते हैं उनका अपना एक क्रेडिट भी होता है। तो डबल एंट्री होने की वजह से उसके दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, ये इसी नियम पर चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल में लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस, एनालिटिकल बेसिस, कन्वीनियंस बेसिस, सिलेक्टिव बेसिस। तो जो आप जर्नल बनाते हैं उसमें जो ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, तो वो किस बेसिस पे या किस आधार पे लिखते हैं? कालानुक्रमिक आधार, विश्लेषणात्मक आधार, सुविधा का आधार या फिर चयनात्मक आधार। तो किस बेसिस पे लिखते हैं? तो आपको जर्नल का अगर फॉर्मेट याद होगा तो उसमें सबसे पहला कॉलम जो हम बनाते हैं वो डेट का बनाते हैं, तो डेट वाइज ही हम उसको नोट करते हैं। तो किस तरह का हो जाएगा? क्रोनोलॉजिकल बेसिस हो जाएगा, समय के आधार पर जो उसका डेट्स होती हैं कि जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ उसको आप दिखाएंगे, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होते जाते हैं उसको उसकी एंट्री हम करते जाते हैं। तो किस बेसिस पे होता है? क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द किससे संबंधित है? टू whom इज द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड? टैक्स, पब्लिक, शेयर मार्केट, नन। जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है किससे रिलेटेड होगा? ये हो जाता है शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। बोनस शेयर आर इश्यूड टू existing shareholders at free of cost, existing employees at a less cost, new shareholders free of cost, new shareholders at a discounted price। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो बोनस शेयर इशू किए जाते हैं तो किसको इशू किए जाते हैं? बोनस शेयर जो जारी किए जाते हैं तो जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको जारी किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय ही प्रयोग किया जा सकता है कहलाता है? पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो कैपिटल कई तरह की होती है। ऑथराइज्ड अधिकृत पूंजी होती है जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, पार्षद सीमा नियम होता है, जिससे जितनी पूंजी से कंपनी शुरू की जाती है उसमें लिखी रहती है वो उसकी ऑथराइज्ड अधिकृत पूंजी हो जाती है। उसके बाद उसमें से कुछ इशू करती है, कुछ सब्सक्राइब करते हैं लोग, उसको जो लेते हैं, कुछ उसमें से इशू की जाती है, कुछ आपकी अनकॉल्ड होती है, कुछ कॉल्ड अप होती है। उसी तरह आपकी रिजर्व कैपिटल भी होती है।
तो रिजर्व कैपिटल जो होगी उसमें ये रहता है, तो यहाँ पर कंपनी की पूंजी का कुछ भाग जो होता है वो अलग कर दिया जाता है, या उसको तब तक नहीं मांगा जाता है, या उसकी याचना तब तक नहीं की जाएगी, उसकी कॉल तब तक नहीं की जाती है जब तक कि कंपनी का समापन का टाइम नहीं आ जाता है। वो कहलाती है आपकी रिजर्व कैपिटल यानी कि संचित पूंजी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹26,000, ओपनिंग स्टॉक इज 2,400, सेल्स इज 30,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 4,000 and closing stock is 1,600, then find the amount of purchases। यहाँ आपको क्रय की राशि निकालनी है कि क्रय की राशि क्या होती है। यहाँ पर जो आपको बता रखा है कि बेचे गए माल की लागत जो है वो 26,000 है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो 2,400 का है, सेल जो कर रहे हैं वो 30,000 की है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उस पर 4,000 का है। अंतिम स्टॉक भी बता दिया है 1,600 का। आपको परचेजेस निकालनी, तो यहाँ पर करना क्या है, आपको सिर्फ आपको डायरेक्टली अकाउंट बना देना है, जो हम उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसको हम बना देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट हमारा परचेजेस का आया है। तो इसको बनाने के लिए आपको पता ही है कि डेबिट साइड में क्या डाल जाएगा और क्रेडिट में। डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगी और साथ ही ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितनी है? 2,400 क्वेश्चन में दे रखा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 4,000 का। और क्रेडिट साइड में क्या डालते हैं हम लोग, जो सेल्स होती है उसको दिखाया जाता है। तो 30,000 की 30,000 की सेल्स है वो आ जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में आपके 1,600 का, वो आ जाएगा। अब जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वही हमारी परचेजेस हो जाएंगी। आपको पता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस किस साइड में डालते हैं, दिखाते हैं, डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना निकल के आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल होगा 31,600 और डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा आपका 6,400। लेस कर दीजिए, कितना आएगा हमारा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हो जाएगा 25,200। यही हमारा क्या हो जाएगा, परचेजेस यानी कि क्रय की राशि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, देख लीजिए ऑप्शंस में 25,200 कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि बिक्री पर सकल लाभ की दर 30% है और बेची गई वस्तुओं की लागत 70,000 है तो बिक्री की मात्रा होगी। If the rate of gross profit on sales is 30% and the cost of goods sold is ₹70%, what is the amount of sales? 1,21,000, 49,000, 2,33,333। यहाँ पर आपको निकालना है कि जो सेल्स है उसकी राशि क्या होगी। सेलिंग अमाउंट आपको निकालना है। आपको ये बताया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है किस पर दे रखा है, सेल्स पर दे रखा है 30% का, और हमको कॉस्ट ऑफ सेल बताई है 70,000 की, 70,000 की, और हमको निकालनी है अमाउंट ऑफ सेल। तो इसका आंसर आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को लगाइएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को दोबारा इंक्लूड करूंगी, वहां पर आपको बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप लोग तब तक मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम खाते तैयार करते समय संदिग्ध ऋणों के वसूली खाते को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? When you prepare final accounts, where will you transfer bad debt recovered account? यानी कि जब जो अशुद्ध ऋण होते हैं उनकी वसूली हो गई है और आप बना रहे हैं फाइनल अकाउंट्स अपने, तो आप उसको कहाँ पर दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिटर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप उसको कहाँ पर दिखाएंगे, जो रिकवर हो चुके हैं बैड डेट उसे दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो लाभानी खाता हम बनाते हैं उसमें। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज एट द चॉइस ऑफ मैनेजमेंट। डिप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट। डिप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिप्रिसिएशन इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ऑप्शन से बता रखा है कि जो निराश होता है और वो प्रबंध जो होते हैं उनकी इच्छा पर, उनके चुनाव पर उसका प्रावधान किया जाता है, या फिर जो डिप्रिसिएशन होता है वो तभी लगाया जाता है जब लाभ हो, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तभी हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, अदरवाइज नहीं। या फिर जो ह्रास होता है उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, यानी कि जो लाभ हुए होते हैं उसमें से डिप्रिसिएशन को हम निकालते हैं। करेक्ट है ये बात। फिर आ जाता है डिप्रिसिएशन इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, की जो डिप्रिसिएशन है वो लाभों का क्या है, एक तरह से विनियोजन है। तो ऐसा नहीं है, डिप्रिसिएशन लाभों का विनियोजन नहीं, बल्कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, एक व्यय होता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो करेक्ट हो जाएगा डिप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उस राशि को संदर्भित करते हैं जिसे आमतौर पर संभावित भविष्य के खर्च या परिसंपत्ति मूल्य में कमी को पूरा करने के लिए लाभ से अलग रखा जाता है। A dash is usually an amount that is set aside from a company's profit, usually to cover an expected liability, provision liability, contingent liability, deferred liability. तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इस तरह का अमाउंट क्या कहलाता है जिसे कि फ्यूचर में जो आपके एक्सपेंसेस होने होते हैं, जो कंटीजेंट एक्सपेंसेस हैं आपके भविष्य में होने हैं, जो लाइबिलिटीज होनी है या जो एसेट्स हैं उनमें किसी तरह की कमी होगी, डिप्रिसिएशन आएगा, उन सबको पूरा करने के लिए जो आप प्रॉफिट में से अलग एक अमाउंट को करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रावधान कहलाता है, दायित्व कहलाता है, आकस्मिक दायित्व या फिर आस्थगित दायित्व है, तो वो हो जाता है प्रोविजन। आप लोगों ने प्रोविजन के बारे में पढ़ा होगा, रिजर्व है, प्रोविजन होते हैं, तो जो प्रोविजन करते हैं जैसे प्रोविजन फर्टाइजेशन होता है, डिविडेंड होता है, तो ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं कि भविष्य में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होने हैं, जो लायबिलिटीज होनी है, उसके लिए हम प्रॉफिट में से कुछ लाभ को अलग रखते हैं, जिससे कि जब भी वो एक्सपेंसेस हो तो हमारे पास एक अमाउंट होना चाहिए तो उससे हम आसानी से उसको पूरा कर सकें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।